नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 17 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। भले ईरान इस बात को एडमिट ना करे, भले ईरान अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन जिस हिसाब से सरकमटेंशियल चीजें निकल के सामने आ रही है, इस बात को नकार देना कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, यह सरासर गलत होगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अमेरिका का एक बड़ा खतरनाक बम था जिसको हम बख्तरबंद बम करते थे, यानी जो बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दे, जो जमीन के अंदर चीरते हुए अंदर जाए और उस जमीन के अंदर छुपी हुई चीज को या फिर इंसान को मार दे, ऐसे खतरनाक बम को अब ईरान ने भी बना लिया है। यानी अब जो इजराइल कहता था कि हम अपने बंकरों में छुप के ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अब ईरान की इस मिसाइल से, इस बम से जो इजराइल है वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि इस समय जो IAEA है, यानी जो इंटरनेशनल एटॉमिक वाले पूरे मामले को देखते हैं, उनके डायरेक्टर के साथ इस समय अब्बास अराची साहब मिल रहे हैं। और इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत से जुड़ी 2-3 ऐसी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन खबरों को जानने के बाद आप हैरान भी होंगे, आप परेशान भी होंगे और साथ ही आप मेरे साथ सवाल पूछेंगे कि भाई साहब आपने सही खबर बताई है और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है ना, बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो दोस्तों खबर निकल के सामने आ रही है वो ईरान के हवाले से आ रही है। दरअसल ईरान से 3 बड़ी डेवलपमेंट आई है। पहले डेवलपमेंट ये है कि जो IRGC है, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी नेवल एक्सरसाइज को कर रही है। ये वही जगह है जहां कुछ दिन पहले अमेरिका भी अपने नेवल एक्सरसाइज को कर रहा था, लेकिन उस एक्सरसाइज का कोई खास मतलब नहीं निकला। लेकिन ईरान की IRGC अगर वहां पे नेवल एक्सरसाइज कर रही है तो इस चीज के बहुत बड़े मायने हैं। कैसे, अब आपको समझाता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जितना ट्रेड होता है, अब जो लोग समझदार हैं उनको ये बात पता होगी कि ट्रेड केवल पानी के रास्ते ही होता है। बाकी हवा के रास्ते और सड़क के रास्ते अगर ट्रेड होता है तो बड़ा महंगा होता है, बड़ा टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से समुद्र का रास्ता बड़ा आसान होता है और लोग वहीं से ट्रेड करते हैं। अब पूरी दुनिया में जितना ट्रेड होता है उसका 20%, यानी आप सोच के देखिए कि अगर 1 लाख करोड़ का ट्रेड पूरी दुनिया में हो रहा है एक दिन के अंदर, तो 20,000 करोड़ का ट्रेड केवल और केवल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही होगा। यानी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आपकी पकड़ मजबूत है तो आप पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो पकड़ है वो ईरान की बड़ी मजबूत है। और ईरान ने ये बात बोली भी थी कि अगर हमें डिस्टर्ब किया गया तो हम पूरी दुनिया के व्यापार को डिस्टर्ब कर देंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर ईरान एक्सरसाइज कर रहा है तो ऐसे हाल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से चाहे अमेरिका के पसंदीदा जहाज हों, चाहे अमेरिका के एलाइज के जहाज हों, चाहे अमेरिका के अपने जहाज हों, चाहे इजराइल के जहाज हों, उनका वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और हम सभी जानते हैं कि अगर 10-5 जहाज किसी देश के पकड़ लिए जाएं तो उस देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इस मुसीबत से कैसे ओवरकम किया जाए। और ऐसे हाल में अगर ईरान वहां पे एक्सरसाइज कर रहा है तो इस चीज के बहुत बड़े मायने हैं। खैर, इधर तो एक्सरसाइज चल रही है, इधर अब्बास अराची साहब इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और ऑस्ट्रेलिया में वो मुलाकात कर रहे हैं IAEA से। IAEA के जो जनरल डायरेक्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में डिस्कशन ये होना है कि आखिर ईरान के पास सच में न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं। डिस्कशन ये भी होना है कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है, ईरान किस हद तक संवर्धित यूरेनियम बना सकता है, किस हद तक खतरे के लेवल से नीचे है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अब्बास अराची साहब IAEA के चीफ से डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो वहाँ पे चीफ ऑफ जनरल आए हैं उनसे डिस्कशन हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आई है कि ईरान में एक जगह लगती है बुशर, और बुशर में एक खास इलाका है असलिया इलाके में भी आज चंद घंटे पहले ये न्यूज़ निकल के सामने आई है कि यहाँ पे भूकंप आया है। अब भूकंप आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में आता रहता है, भारत में आ जाता है। अभी अफगानिस्तान में 4-6 महीने पहले आया था जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे हाल में अगर ईरान में भूकंप आया तो कौन सी बड़ी बात है। तो आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहली बड़ी बात यह है कि भूकंप का जो मैग्नीट्यूड था वो 4.0 था, यानी 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप ईरान में आया। और सुनिए, इस भूकंप की कोई प्री वार्निंग नहीं थी,
आमतौर पे किसी देश में भूकंप आने वाला होता है तो प्री वार्निंग पहले ही आ जाती है कि भैया आज रात 12 बजे 1 बजे भूकंप आएगा। इवन 2-4-6 घंटे पहले तो वार्निंग आ ही जाती है और 1 घंटे पहले तो स्पष्ट वार्निंग आ जाती है कि भैया भूकंप आने वाला है, आप लोग सावधान हो जाए। लेकिन बुशर में जो भूकंप आया, इस भूकंप की कोई वार्निंग नहीं थी, एक चीज। सेकेंड चीज अब आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे ईरान का जो पहला न्यूक्लियर फैसिलिटी लगा था वो बुशर में ही है। बुशर में एक एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट है जो 1000 MW के करीब की बिजली पैदा करता है। यह न्यूक्लियर प्लांट बाकायदा पानी से चलता है। और अगर आपको नहीं पता तो जान के हैरानी भी होगी, किसी बुशर इलाके में ईरान का एक न्यूक्लियर प्लांट तो पूरी तरीके से 100% एक्टिव है, दूसरा साल 2019 में बनना शुरू होता है, साल 2019 में, और तीसरा इसी फरवरी साल 2026 में बनना शुरू होता है और अभी तक 18 से 20% बन भी चुका है। और ये तीनों ही न्यूक्लियर प्लांट जो ईरान में है, खासकर बुशर इलाके में, बाकी तो कहां कहां है किसी को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन बुशर इलाके में लिखा पढ़ी में क्लियर दस्तावेजों के साथ अगर आपको बताऊं तो 3 है और 3 में से एक पूरी तरीके से रनिंग कंडीशन में है, एक 2019 से बन रहा है लेकिन इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, और तीसरा इसी साल 2026 के इसी फरवरी महीने में यानी चंद दिन पहले बनना शुरू हुआ है और ये 20% से ज्यादा बन चुका है। और ऐसे हाल में अगर जिस जगह पे 3 न्यूक्लियर प्लांट हो वहां पे भूकंप आ जाए या फिर वहां पे धमाका हो जाए तो फिर सवाल बड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में क्या कुछ हो सकता है बताने की जरूरत नहीं है। और सेम चीज इजराइल ने भी बोला था ईरान के बारे में कि भाई साहब ईरान झूठ भी बोल सकता है कि उसने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है, और अगर वो बना लेगा तो फिर टेंशन की बात है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो तीनों न्यूक्लियर वेपन है इनको रन करने का काम रशिया करता है और रशिया न्यूक्लियर के मामले में पूरी दुनिया का बाप है। तो ऐसे हाल में ये 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आना और वहां पे 3 न्यूक्लियर प्लांट का होना और आनन फानन में इसी साल 2026 में इसी फरवरी महीने में जहां जंग एकदम मुहाने पे आके खड़ी है, जहां लगातार धमकियों पे धमकियां दिया जा रहा है इस समय ईरान को अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा, जहां पे ये कहा जा रहा है कि इनके न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना होगा। ऐसे हाल में दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि भाई साहब ईरान ने फरवरी में फिर एक न्यूक्लियर प्लांट डाल दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना दिया? और अगर ऐसा है तो इजराइल और अमेरिका दोनों की नींद उड़नी तय है और ये बात 1000% कंफर्म है। और इसी बीच एक और अपडेट निकल के सामने आई है, जिस अपडेट ने बाकायदा अमेरिका और इजराइल की धज्जियां उड़ा दी हैं और इन्होंने जो कांटा फेंका था वो कांटा इनके ही पैर में चुभ गया। बात साल 2025 की है, पिछली साल की। साल 2025 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला किया था और इस हिजबुल्लाह के ठिकाने पे हमला करने के लिए इन्होंने GBU-39B बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। दरअसल कहानी ये थी कि हिजबुल्लाह के जो लोग थे वो जमीन के कई मीटर अंदर अपने बंकरों को बना के रहते थे। ऐसे हाल में नॉर्मल मिसाइल, नॉर्मल गोली से उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता था। तब इजराइल ने अमेरिका से बातचीत की और कहा कि साहब हम उनको मारना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारी कोई मिसाइल वहां तक पहुंच नहीं पा रही। तब अमेरिका ने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप तो ऐसे हमारे आका हो, तो आप हमसे GBU-39B जो क्लस्टर बम है यानी बख्तर ब्लास्टर बम है, जो किसी बंकर में घुस के उसको ब्लास्ट करके फिर अंदर के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक ऐसा बम है, आप हमसे ले लो और जाके मार दो। इजराइल वहां से ले लेता है। लेने के बाद इजराइल जाके सीधा सीधा फायर करता है, 3-4 बम गिराता है। पहला बम फटता है, हिजबुल्लाह के लोग मारे जाते हैं। दूसरा बम फटता है, हिजबुल्लाह के लोग फिर मारे जाते हैं। तीसरा भी सेम इसी तरीके से काम करता है, लेकिन जो चौथा बम गिरा था दोस्तों वो गिरता तो है लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो बम ब्लास्ट नहीं होता। शुरुआत में हिजबुल्लाह के जो लोग थे वो डरते हैं, वहां से दूर भागते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे तक जब वो बम नहीं फटा तब हिजबुल्लाह के लोग धीरे धीरे करीब आते हैं, उस बम को फौरन डिफ्यूज करते हैं और डिफ्यूज करने के बाद उस बम को अपने कब्जे में लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद स्मगलिंग के जरिए उसको ईरान भेज दिया गया। अब ईरान में जब ये बम पहुंचा तो ईरान के साइंसदानों ने फौरन रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी, उसको खोल खाल डाला और खोलने खालने के बाद सारी टेक्नोलॉजी समझी कि भाई कौन सा सॉकेट कहाँ जुड़ा है, कौन सा इसमें मटेरियल यूज हुआ है, कौन सा तार कहाँ पे फ्यूज की तरह यूज हुआ। और ये तमाम चीज़ें जब ईरान के साइंसदानों ने की तो फाइनली उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए खुद बना लिया। और अभी 4 दिन पहले अपडेट आई है कि GBU-39B की रिवर्स इंजीनियरिंग कॉपी इस समय ईरान के पास मौजूद है। अब आप सुनिए कि इससे इजराइल को कितना बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इजराइल खूब ये बात जानता है कि भाई साहब इस बम की खासियत ये है कि हम बंकरों में चाहे जितना अंदर छुप जाएं, ये बाकायदा जब जमीन पे गिरेगा तो चीरते हुए अंदर जाएगा और अंदर इतना अंदर जाएगा कि हमारे बंकर तबाह हो जाएंगे। और जब भी इजराइल के ऊपर हमला होता है तो इजराइल का सबसे बड़ा जो डिफेंस है वो ना आयरन डोम है ना थार्ड है,
ईरान के खिलाफ या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ या फिर हमास के खिलाफ या फिर हुती के खिलाफ जो इस समय इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है वो इनके बंकर हैं कि लोग फौरन जब सायरन बजता है तो बंकरों की तरफ भाग जाते हैं। मिसाइल ऊपर गिरती है, बिल्डिंगों को तबाह कर देती है, इक्की दुक्के लोग मर जाते हैं, बाकी लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अब ईरान के पास ऐसा बम आ गया है जो बंकरों को तबाह कर देगा, यानी बंकरों में जो लोग छुपे होंगे वो मारे जाएंगे। और टेंशन की बात इजराइल के लिए ये है कि बंकरों में इक्की दुक्के लोग नहीं छुपते, लाखों के लाखों लोग छुपते हैं। और अगर एक बार GBU-39B की कॉपी ईरान ने चलाई और ये कॉपी जाके किसी बंकर पे गिरी और गिरने के बाद बंकर फटा, अंदर के लोग मरे, तो मरने वालों की तादाद लाखों में होगी। यानी इजराइल ने जितना गाजा में पिछले 2 सालों में मारा है, एक बम की मदद से ईरान अब उनको 1 मिनट में मार देगा। और ये चीज़ बेंजामिन नेतन्याहू को इस कदर टेंशन दे रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से पगला गया है। अमेरिका के साथ उसने सीक्रेट डील की है कि जल्द से जल्द इनके बमों के ठिकानों पे, इनके न्यूक्लियर वेपन के ठिकानों पे, साथ ही इनके जो मिसाइल के जखीरे हैं वहाँ पे हमें हमला करना होगा। और अगर हम हमला नहीं करते हैं तो ऐसे हाल में हमारी टेंशन बढ़ जाएगी और हम मारे जाएंगे। और यही बात है कि ईरान न दब रहा है, न झुक रहा है, ना ही कोई सोच रहा है। धड़ल्ले से जहाँ मीटिंग के लिए बुलाया जाता है वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे अपनी मीटिंग करता है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है, लेकिन इधर इजराइल ने एक अजीब बयान दिया है और इस बयान से इजराइल की मंशा बड़ी साफ जाहिर होती है। इजराइल ने बड़े साफ तौर पे कहा कि हम 60 दिन का अल्टीमेटम देते हैं हमास को। 60 दिन के अंदर अगर हमास ने सरेंडर कर दिया, अगर अपने हथियार छोड़ दिए, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर हमास हथियार नहीं छोड़ता, हमास डिसआर्म नहीं होता, अपने आप को सरेंडर नहीं करता, तो ऐसे हाल में हम डिफेंस से ऑफेंस की तरफ आ जाएंगे। यानी अब तक इजराइल जो हमला कर रहा था वो तो केवल डिफेंस था, अपना बचाव था। लेकिन अब जो हमला होगा वो हमला ही होगा, यानी ऑफेंस होगा। यानी साफ तौर पे इजराइल ने कह दिया है कि 60 दिन के अंदर अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो ऐसे हाल में हम हमला करके गाजा को तबाह और बर्बाद कर देंगे। और सुबह मैंने आपको बताया था और एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू का एक पॉडकास्ट हो रहा था और इस पॉडकास्ट में बेंजामिन नेतन्याहू से एक सवाल पूछा गया कि भाई साहब आप एक बात बताइए, गाजा को क्या आप कब्जा करना चाहते हैं? पत्रकार ने बड़े बोल्ड अंदाज में पूछा कि वुड यू लाइक टू कैप्चर गाजा? इस पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आई इंटेंड टू। इंटेंट का मतलब ये है कि मैं इरादा रखता हूँ। यानी साफ तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल ही दिया कि गाजा पे कब्जा करना हमारा इरादा ही है। बाद में इन्होंने उसमें लिपते पोतते हुए कहा कि भाई साहब हमारी सिक्योरिटी का मामला है, हम अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बातों ही बातों में ये बता दिया कि हम कब्जा करना चाहते हैं और हम कब्जा करके रहें। क्या कुछ था उस पॉडकास्ट में, थोड़ा सा सुने आप। You will go immediately into a meeting with your security cabinet. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. That's what we want to do. We want to liberate ourselves and liberate the people of Gaza from the awful terror of Hamas. इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही। इधर इटली के हवाले से बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है कि इटली अब गाजा के अंदर गाजा पुलिस फोर्स बनाएगा और गाजा पुलिस फोर्स को ट्रेंड भी करेगा और साथ ही फिलिस्तीन पुलिस फोर्स भी बनाएगा। दरअसल इसके पीछे पूरी कहानी क्या है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि जब ये प्लान बना कि गाजा के लिए एक पीस बोर्ड बनेगा जिसमें अलग अलग देशों को न्योता भेजा गया, तो उसमें इटली को भी न्योता भेजा गया और इटली ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इटली ने एक बात बोली कि भाई साहब हमने जब पीस कीपिंग फोर्स गाजा के अंदर रखी थी तब इजराइल ने हमला किया और हमारे लोगों को मारा, बदले में हम कुछ कर भी नहीं पाए, तो ऐसे हाल में हम अपने सैनिकों को वहाँ पे फिजिकली नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बाकी आप जो बोलेंगे हम कर देंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको अपने सैनिक नहीं भेजने हैं, आप ना भेजें, आप बस एक काम करें, पहले तो $1 बिलियन मेरी जेब में डाल दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $1 बिलियन आप मेरी जेब में डाल दें और दूसरा काम आप ये करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे दें। अब इसमें मेलोनी से डिस्कस करने के बाद जो इटली के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि भाई साहब हम 2 काम करेंगे। पहला कि गाजा में एक पुलिस फोर्स का गठन करेंगे जिसमें गाजा के नौजवान लोग शामिल होंगे और इनको हम बाकायदा ट्रेनिंग देंगे, इनको हथियार चलाना सिखाएंगे, इनको हम बताएंगे कि पुलिस काम कैसे करती है और इनको ट्रेन करने के बाद हम फिलिस्तीन पुलिस फोर्स का भी गठन करेंगे, यानी फिलिस्तीन की अब अपनी पुलिस होगी। अब आमतौर पे इजराइल ये चाहता है और इजराइल ये कहता है कि गाजा और फिलिस्तीन के अंदर ना कोई आर्मी होगी, ना ही कोई फाइटर जेट होंगे, ना ही इनकी कोई पुलिस होगी। तो इटली ने ये जो बयान दिया है, ध्यान से देखा जाए
तो ये बयान इनडायरेक्टली तौर पे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अगर एक बार पुलिस फोर्स बन गई तो पुलिस भी कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं होती। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई साहब पुलिस तो बड़ी कमजोर होती है, पुलिस कोई कायदे का काम भी नहीं कर पाती, वो हमारे यहाँ है। बाकी पूरी दुनिया में पुलिस बड़ी काम की चीज होती है, आप समझिएगा इस बात को। तो अब अगर गाजा के अंदर पुलिस फोर्स एक बार बन गई तो ये जो सेटलर्स हैं पहले तो ये नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों आप समझिए, दूसरी चीज ये है कि पुलिस फोर्स का गठन हुआ तो हथियार इकट्ठा हो जाएंगे गाजा के अंदर, और एक बार हथियार इकट्ठा हो गए तो पुलिस और आर्मी नाम ही तो बदलना है, अंदर से हटा के बॉर्डर पे डाल देना। और जब फिलिस्तीन पुलिस फोर्स बन जाएगी तो उसमें तो तादाद भी ज्यादा होगी, और इस हिसाब से इजराइल की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जाएंगी, और यह चीज इजराइल को बर्दाश्त नहीं है। दैट्स वाई इजराइल बार बार प्रेशराइज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप पहले तो ईरान के ऊपर हमला करें, ईरान का कनेक्शन हूती से काटें, ईरान का कनेक्शन हिजबुल्ला से काटें, ईरान का कनेक्शन आप हमास से काटें, ताकि हमास के पास ना पैसे रहें ना हथियार रहें। सेकेंड चीज, बाद में जब हम जीनोसाइड करें तो हमें ना किसी का डर हो, ना ही हमें किसी की टेंशन हो, ना ही हमें किसी के बारे में कुछ सोचना पड़े, इस वजह से आप हमला कर दे। चूंकि ये सभी जानते हैं कि ईरान एक ऐसी ताकत है जो इनके ग्रेटर इजराइल के सपने में मील का पत्थर बन के खड़ी है, और ये बात इनको बड़े अच्छे से पता है कि जब तक ईरान सुरक्षित है, जब तक ईरान मजबूत है, तब तक ना ही ये गाजा पे सही से कब्जा कर पाएंगे, ना ही ये लेबनान पे कब्जा कर पाएंगे, ना ही ये तुर्की तक कुछ कर सकते हैं, ना ही ये कुछ और कर सकते हैं। चूंकि इनको एक डर है कि भाई साहब अगर हमने कुछ किया तो एक ईरान बैठा है, ये कभी भी हमें ठोक सकता है, ये कभी भी हमारे साथ कुछ कर सकता है। दैट्स वाई ये डरते हैं, और इसी डर को भगाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू बार बार डोनाल्ड ट्रंप को प्रोवोक कर रहा है कि हमला करो। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना है, लेकिन आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बांग्लादेश की कुछ ऐसी खबरों के बारे में आपको बताएंगे जो खबरें आपको सुन के गोदी मीडिया पे थूकने का मन करेगा। और साथ ही अगली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि रशिया के सैटेलाइट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है वो डिस्टर्ब है। साथ ही जो 26/11 का हमला हुआ था हमारे देश में, उसको लेके भी कुछ अहम खुलासे हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही इजराइल ने बड़ा हमला भी किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी यकीन मानिए अगली वीडियो बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो वीडियो आपसे मिस ना हो। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।